हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। पिछले जो हमारे वीडियो थे वो खरीफ की फसलों के रोग से संबंधित थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो वीडियो है अपना वो मूंगफली की पर्णचित्ती या टिक्का रोग पर है। मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग, लीफ स्पॉट और टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। लीफ स्पॉट या टिक्का रोग, देखो नाम से यहाँ पता चल रहा है लीफ स्पॉट या टिक्का। लीफ स्पॉट का मतलब लीफ पर स्पॉट, धब्बे बनना। पर्ण पर चित्ती, छोटे छोटे स्पॉट या पीले भूरे रंग के धब्बे बनना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। यह रोग जहां विश्व में जहां मूंगफली होती है वहां लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है और ये मूंगफली की फसल का लगभग 20 से 25% हिस्से को खराब कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक जगत के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोग है। आइए अब इसे डिटेल से पढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके लक्षणों की। इसके लक्षणों के साथ हम इसके रोगजनकों को भी पढ़ते रहेंगे। इसके लक्षण या सिम्टम्स, तो यह जो रोग होता है वो वास्तव में इसके समय के आधार पर, इसके लक्षण मूंगफली में कब प्रकट हो रहे हैं उस समय के आधार पर दो प्रकार का होता है। किस आधार पर? लक्षणों के प्रकट होने के समय के आधार पर। लक्षणों के प्रकट होने के समय के आधार पर मूंगफली का जो पर्णचित्ती या टिक्का रोग है वो दो प्रकार का होता है। पहला है, चूंकि समय के आधार पर है तो जो पहले अगर लक्षण प्रकट होते हैं तो उसे कहते हैं अगेती पर्णचित्ती रोग। और दूसरा है पछेती पर्णचित्ती रोग। ये तो है अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज और ये है लेट लीफ स्पॉट डिजीज। ठीक है। देखो अगेती से यहाँ क्या शाब्दिक अर्थ है? अगर लक्षण पहले प्रकट होते हैं तो अगेती। पछेती से मतलब क्या है? अगर लक्षण कुछ समय बाद प्रकट होते हैं तो वो है पछेती। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर देखते हैं। अगेती पर्णचित्ती में क्या क्या होता है। अगेती पर्णचित्ती या जो अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज होती है, इसमें फसल जब 3 से 4 सप्ताह की होती है, मूंगफली की फसल जब 3 से 4 सप्ताह की हो तब ही ये लक्षण प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि लगभग 20 से 28 दिन के जब मूंगफली बोए हैं उस समय अगर लक्षण प्रकट होने लगते हैं तो इसे क्या कहेंगे? अगेती पर्णचित्ती रोग कहेंगे। समय कब है? 3 से 4 सप्ताह के दौरान, जब फसल के दौरान ये प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। जबकि पछेती वाले जो लक्षण है वो 6 से 8 सप्ताह की जब फसल होती है तब ये लक्षण प्रकट होने शुरू होते हैं। तो हो गया ना, देखो 3 से 4 सप्ताह शुरू में ही अगर प्रकट होने लगती है तो अगेती, और अगर 6 से 8 सप्ताह, ज़्यादा लगभग दुगना समय ले रही है तो इसलिए इसे कह रहे हैं पछेती पर्णचित्ती रोग। ठीक है, बात करें इसके लक्षण। इसमें जो स्पॉट्स या जो धब्बे नज़र आते हैं वो धब्बे कैसे नज़र आते हैं, तो उनकी आकृति की जब बात करें, धब्बों की आकृति की अगर बात करें तो अगेती पर्णचित्ती रोग में जो धब्बे बनेंगे पत्तियों पर वो धब्बे अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार के होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जैसे ये अगर मैं एक पत्ती का चित्र बनाऊं तो इस पर कुछ इस तरह के धब्बे नजर आएंगे। जबकि पछेती पर्णचित्ती रोग में ये ही जो धब्बे हैं वो अधिकांशतः गोलाकार नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? गोलाकार। जैसे ये मैं पर्ण का अगर एक चित्र बनाऊं तो इसमें कुछ गोल आकार के ही नजर आएंगे इस तरीके से।
ठीक है, तो पहली बात हमने देखी कि ये जल्दी 3 से 4 सप्ताह में प्रकट होते हैं, जबकि ये 6 से 8 सप्ताह में। हमने इसकी आकृति देखी, अगेती में अनियमित आकार के धब्बे होते हैं पत्तियों पर, जबकि पछेती में गोलाकार धब्बे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस लक्षण में इसके आकार की, और साथ ही साथ हम संख्या भी देखेंगे। तो पत्तियों पर जो धब्बे बन रहे हैं वो धब्बे आकार में तो बड़े, अगेती जो होती है उसमें आकार में बड़े और संख्या में कम। आकार में तो बड़े बड़े आकार के और कम संख्या में धब्बे बनते हैं, किसमें? अगेती पर्णचित्ती धब्बा में। ध्यान रखना कैसे, आकार तो उनका बड़ा बड़ा होगा लेकिन संख्या उनकी क्या होगी? कम होगी, 2 3 4 लास्ट। ठीक है, जबकि पछेती पर्णचित्ती धब्बा जो रोग है उसके अंदर ये जो धब्बे बनेंगे वो धब्बे छोटे आकार के होंगे और संख्या में बहुत अधिक होंगे, बहुत अधिक होंगे, संख्या में अधिक होंगे। यानी कि यहाँ जब पत्ती पर आप धब्बे देखोगे पछेती वाले में, तो वहाँ छोटे छोटे आकार के धब्बे होंगे लेकिन संख्या में क्या होंगे? अधिक होंगे, संख्या में वो ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रंग की। रंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें जो धब्बे नजर आएंगे पत्तियों पर वो धब्बे लाल भूरे रंग से लेकर काले रंग के नजर आएंगे, लाल भूरे से लेकर काले रंग के नजर आएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो धब्बे हैं उन धब्बों के चारों ओर भी लाल भूरे रंग के, जैसे ये जो धब्बे नजर आ रहे हैं ये इस तरह नजर आएंगे, लाल भूरे रंग के धब्बे नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन इन धब्बों के चारों ओर भी इस तरह पीले रंग का एक घेरा नजर आएगा। अभी मेरे पास पीला कलर तो है नहीं, नीला बना रहा हूँ, ध्यान रखना। तो कैसा? पीले रंग के इस तरह घेरे नजर आएंगे, उन धब्बों के चारों ओर भी पीले रंग के घेरे नजर आएंगे, पीले रंग के घेरे नजर आएंगे उन लाल भूरे धब्बों के चारों ओर भी। ठीक है, तो क्या बात बहुत महत्वपूर्ण खास बात क्या है कि इनका रंग लाल भूरे से लेकर लगभग काले रंग का तो होगा, लेकिन एक और खास बात कि इसके चारों ओर पीला घेरा पाया जाएगा, पीला घेरा पाया जाएगा, पीला घेरा पाया जाएगा। ठीक है, जबकि अब आगे हम पछेती धब्बे रोग की बात करें तो इसमें जो धब्बे होंगे अधिकतर गहरे भूरे से लेकर लगभग काले रंग के होंगे। ठीक है, लेकिन इनमें पीला घेरा नहीं पाया जाएगा, पीला घेरा नहीं, एब्सेंट, अनुपस्थित होगा, पीला घेरा नहीं पाया जाएगा। तो ये जो अंतर है बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। अगेती पर्णचित्ती रोग में रंग उनका लाल भूरे से लेकर काले रंग के होंगे और उनके चारों ओर पीला घेरा भी पाया जाएगा। लेकिन पछेती धब्बे में क्या होगा? वहाँ गहरे भूरे रंग के या काले रंग के धब्बे होंगे और उनके चारों ओर पीला घेरा नहीं पाया जाएगा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, सामने आपके ये जो चित्र आया है उसमें आप दोनों में इस तरह का अंतर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में बात करें इसके हानिकारक प्रभाव की, हानिकारक प्रभाव। देखो, अगेती में हमने देखा कि इनकी संख्या बहुत कम है, ये जो धब्बे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। संख्या कम होगी तो हानिकारक प्रभाव भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पत्तियों में अगर धब्बे ज़्यादा होंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? कम होगा। प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो पौधे जो हैं वो छोटे आकार के रह जाएंगे, उनमें जो फलियां जो लगेगी वो कमज़ोर लगेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ धब्बे ही बहुत कम हैं तो प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त होगा तो हानिकारक प्रभाव भी कम होगा।
लेकिन चूंकि यहाँ हमने देखा पछेती में कि बहुत अधिक संख्या में धब्बे बन रहे हैं, धब्बे अधिक बनेंगे तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, पौधा छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा, फलियां कम लगेगी और छोटे आकार की लगेगी। तो इसमें हानिकारक प्रभाव कैसा हो गया? अधिक हो गया। हानिकारक प्रभाव बहुत अधिक होगा। ठीक है, हानिकारक प्रभाव इसमें अधिक होगा। नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण लाइन है अब इसके रोगजनक, इसके रोगजनक अगेती पर्णचित्ती रोग जो है उसका रोगजनक है। नेक्स्ट है इसका रोगजनक, रोगजनक अगेती पर्ण का जो है अगेती पर्णचित्ती रोग उसका रोगजनक है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, अरेकिडिकोला, सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। यहाँ अगेती के ऐसे सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, ये दोनों सेम होंगे, अगेती अरेकिडिकोला। ठीक है, सर्कोस्पोरा अगेती का अरेकिडिकोला। ठीक है, अगेती अरेकिडिकोला। ठीक है, तो याद रखो रोगजनक क्या है अगेती पर्णचित्ती रोग का मूंगफली का? सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। बात करें पछेती का, पछेती पर्णचित्ती रोग मूंगफली का, इसका रोगजनक है सर्कोस्पोरिडियम, सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम, पर्सोनेटम। देखो यहाँ पे पछेती। ठीक है, वैसे भी यहाँ देखो परसों, हम हिंदी भाषा में परसों का मतलब होता है 1-2 दिन बाद, 2 दिन बाद। ठीक है, तो परसों, ये पछेती बाद में ही होता है तो ये पर्सोनेटम। ठीक है, तो इस तरह आप इसको दोनों को मैच कर सकते हो। ठीक है, अगेती का अरेकिडिकोला, पछेती का पर्सोनेटम। यहाँ इनमें अंतर करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। अगेती का अरेकिडिकोला, पछेती का पर्सोनेटम। बाकी मेन नाम तो देखो, जीनस का जो नाम है वो तो सर्कोस्पोरा और सर्कोस्पोरिडियम सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप इसे याद रखेंगे। इसके रोगजनक सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला अगेती का और सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम पछेती का। ठीक है, तो हमने इसके लक्षण और रोगजनक साथ के साथ देखे। अब इसके रोगजनक की एक विशेषता और देख लेते हैं कि ये फैलता किस तरह है। तो ये जो दोनों के दोनों हैं कवक हैं, क्या है ये? कवक है। और ये कवक जो है वो मृदा जनित, मृदा और बीज जनित दोनों द्वारा ही ये फैलता है, मृदा और बीज जनित होता है, मृदा और बीज जनित होता है। इसके जो इस कवक के जो स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया जो होते हैं, वो स्पोर्स मृदा पर या बीज पर होते हैं और इनके द्वारा ये जड़ों और तनों द्वारा होते हुए ये इसके पत्तियों में फैलता है और धीरे धीरे अपने पत्तियों में फैलाव करता है और धब्बे बनाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ लक्षण देखे, ये आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगेती जो है 3 से 4 सप्ताह में इसमें धब्बे प्रकट होने लगते हैं जिनकी आकृति अनियमित होता है और बड़े आकार के, लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं। इनका रंग लाल भूरे से काले होते हैं, लेकिन इनके चारों ओर एक पीला घेरा जरूर होता है। इनका प्रभाव जो है हानिकारक प्रभाव बहुत कम है और इसका रोगजनक है सर्कोस्पोरा अरेकिडिकोला। बात करें पछेती की, तो इसमें जो रोग जो है वो 6 से 8 सप्ताह में प्रकट होता है और इसमें जो गोले बनते हैं, घेरे बनते हैं, जो स्पॉट्स टिक्के जो बनते हैं वो गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है लेकिन आकार छोटा होता है। ये गहरे भूरे और काले रंग के होते हैं जिनके चारों ओर पीला घेरा नहीं होता है, अधिक हानिकारक होते हैं और इसका रोगजनक है सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम, सर्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम। ठीक है बच्चों, तो हमने अब तक इसके लक्षण और इसके रोगजनक पढ़े। अब हम इस रोग से कैसे बचें, कैसे हमारी फसल को इस रोग से बचाएं। तो बचाने वाले जो सेक्शन होता है उसको हम प्रबंधन कहते हैं और प्रबंधन हम 3 बिंदुओं में पढ़ते हैं, सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। सबसे पहले बात करते हैं
शस्य प्रबंधन, शस्य प्रबंधन या कल्चरल मैनेजमेंट, शस्य प्रबंधन, ठीक है, जिसमें हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, जो खेतीगत कृषिगत जो क्रियाकलाप होते हैं, उनके द्वारा इस रोग का नियंत्रण करते हैं। सबसे पहले चूँकि हमने देखा कि ये कवक जो है वो ही मृदा जनित और बीज जनित होता है, तो हर बार जैसा हम बार बार हमको पिछले वीडियो में भी आपने पढ़े क्या कि अगर मृदा जनित और बीज जनित है तो हम सबसे पहले तो बीजों पर क्या कार्य करेंगे कि स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग करेंगे, स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग करेंगे, पहली चीज। दूसरा, चूंकि ये मृदा द्वारा है, मृदा द्वारा फैल रहा है, मृदा जनित है, तो मिट्टी की क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे। किसमें, गर्मियों में, गर्मियों में गहरी जुताई करेंगे, जिससे ये कवक जो है वो बाहर आकर धूप से नष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मूंगफली के साथ हमेशा फसल चक्र अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना। साथ ही जो हमारे फसल के अवशेष है खेत में, उन सभी अवशेषों को इकट्ठा कर और जला देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। फसल के जितने भी अवशेष हमारे खेत में हैं, उन सब अवशेषों को इकट्ठा करना है और उन्हें एकत्रित करके खेत के बाहर किसी गड्ढे में, गहरे गड्ढे में गाड़ दें या उन्हें जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह हम कल्चरल एक्टिविटीज़ द्वारा इसका नियंत्रण कर सकते हैं। क्या क्या, स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें, गर्मियों में गहरी जुताई करें, फसल चक्र अपनाएं और फसल अवशेषों को नष्ट कर देना। इसके बाद है रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक केमिकल मैनेजमेंट, प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में हम रसायनों का प्रयोग करेंगे ताकि हमारी फसल जो है, मूंगफली की फसल, इस रोग से बची रहे। इसके लिए हम या तो बीजोपचार कर सकते हैं, बीजोपचार यानी कि बीज की बुआई करने से पहले बीज पर जो है कुछ दवाइयों का लेप लगाएं, और इसके लिए हम थायरम या कैप्टान, थायरम या कैप्टान का प्रयोग करेंगे। थायरम और कैप्टान के द्वारा बीजोपचार करेंगे। यदि खड़ी फसल पर, यानी कि फसल हमारी तैयार है, अगर उस पर इस तरह के रोग जब इसके लक्षण नज़र आते हैं, तो खड़ी फसल पर हम कवकनाशी, और बहुत अच्छी और फेमस कवकनाशी जो है वो है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम का छिड़काव करेंगे। ठीक है, और ये जो छिड़काव है 15 दिन के अंतराल पर करेंगे, 15 दिन के अंतराल पर। तो ठीक है बच्चों, इस तरह रासायनिक प्रबंधन कैसे करेंगे। रासायनिक प्रबंधन के लिए या तो पहले बीजोपचार करें, बीजोपचार थायरम और कैप्टान नामक जो रसायन है उनके द्वारा, और अगर खड़ी फसल पर ये रोग नज़र आते हैं तो कार्बेंडाजिम जो है उसका छिड़काव करेंगे 2 बार, और हर 15 दिन के अंतराल पर करेंगे इसका कार्बेंडाजिम का प्रयोग। ठीक है बच्चों, इसके बाद है जैविक प्रबंधन। तीसरा है जैविक प्रबंधन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, जैविक प्रबंधन। इसमें हम स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा कल्चर,
स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा कल्चर, इनका प्रयोग करेंगे। और ये जो है दोनों तरीके से काम में लिए जा सकते हैं। ये बीजोपचार में भी काम में लिए जा सकते हैं और पर्णीय छिड़काव के लिए भी काम में लिए जा सकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा कल्चर, इनका आप बीजोपचार भी कर सकते हैं इनके द्वारा और पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्में इसका प्रयोग करना है, जैसे ICGS, मूंगफली की जो रोग प्रतिरोधी किस्म है ICGS 10, IRV3, ठीक है। तो ICGS 10 और ICGS 10 और IRV3 ये मूंगफली की रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने मूंगफली के जो पर्णचित्ती या टिक्का रोग है इसके प्रबंधन देखे, जिसमें हमने सस्य प्रबंधन देखा, रासायनिक प्रबंधन में हमने बीजोपचार, थायरम या कैप्टॉन, कवकनाशी जो है कार्बेंडाजिम, इसका प्रयोग कर सकते हैं हर 15 दिन पर छिड़काव करके। जैविक प्रबंधन में हमने देखा कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा हम या तो बीजोपचार कर सकते हैं या पर्णीय छिड़काव कर सकते हैं। मूंगफली की इस रोग से बचने वाली जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं वो है ICGS 10 और IRV3, ठीक है। तो इस तरह आज का ये जो टॉपिक है मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग, यही समाप्त होता है। यूं ही जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में यूं ही वृद्धि करते रहें। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगे। धन्यवाद।